एक कॉन्सेप्ट, जीरो कंफ्यूजन, फुल एग्जाम क्लैरिटी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम DELED कोर्स 501 के एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण यूनिट पर गहराई से बात करेंगे। यूनिट 7, एलिमेंट्री एजुकेशन की योजना और प्रबंधन। नमस्कार। और ये टॉपिक DSSB PRT परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे सवाल सीधे सीधे सिस्टम की बनावट पर पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे योजना ऊपर से नीचे बनती है या नीचे से ऊपर। बिल्कुल। और SMC की संरचना क्या है, BRC CRC की भूमिका क्या है, RTE एक्ट के प्रावधान क्या हैं, अक्सर इन्हीं पर सवाल आते हैं। आज हम इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो यही सवाल आता है मेरे मन में कि पहले शिक्षा का सिस्टम कैसा था। आजकल हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। इसका असल में मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहले सिस्टम केंद्रीकृत था। सेंट्रलाइज्ड मतलब ये कि सारे फैसले राज्य की राजधानी में ले जा रहे हैं। पाठ्यक्रम क्या होगा, स्कूल कैसे चलेगा, टीचर्स की भर्ती कैसे होगी, सब कुछ ऊपर से तय होता था। इसमें जो स्थानीय जरूरतें हैं उन पर ध्यान देना बहुत मुश्किल था। अच्छा। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हमारे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ जी। इसने स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। और इसी ने एक तरह से शिक्षा में विकेंद्रीकरण की नींव रखी। अच्छा, तो यहाँ से बदलाव शुरू हुआ। हाँ, अब फैसले गांव और स्थानीय स्तर पर लिए जाने लगे। इसी को हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, जहां योजना गांव से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। बॉटम अप। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वॉइस टू द वॉइसलेस। मतलब जो महिलाएं हैं, SC ST समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना। ठीक है, तो अब प्लानिंग गांव के स्तर पर होती है, पर इस प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? इसके लिए एक कोर प्लानिंग टीम बनाई जाती है। कोर प्लानिंग टीम? हाँ, और इसकी खासियत यह है कि इसमें सिर्फ अधिकारी नहीं होते। इसमें हेडमास्टर या टीचर, गांव के कोई रिटायर्ड बुजुर्ग, पढ़े लिखे युवा और महिलाएं, NGOs, ये सब शामिल होते हैं। इससे तो सब लोगों को लगता होगा कि ये योजना उनकी अपनी है। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। और इस पूरी प्रक्रिया को माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, जिसके कुछ चरण होते हैं। जैसे पहला है सशक्तिकरण, मतलब एम्पावरमेंट, समुदाय को जागरूक करना। मान लीजिए माँ बेटी मेला आयोजित करके। फिर टीम की पहचान करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, जिसे हम क्षमता निर्माण कहते हैं। और फिर सब मिलकर गांव की शिक्षा से जुड़ी समस्याएं खोजते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और आखिर में एक ठोस प्लान बनाते हैं। आपने कहा डेटा इकट्ठा करना, तो इसके लिए क्या कोई खास तरीके या टूल्स भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स हैं। अच्छा। पहला है स्कूल मैपिंग। इसमें गांव का एक नक्शा बनाया जाता है। एक होता है स्पेशल मैप, जिससे घरों की स्कूल से दूरी का पता चलता है। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन दूसरा ज्यादा दिलचस्प है, वो है सोशल मैप। सोशल मैप, ये क्या होता है? सोशल मैप ये दिखाता है कि क्या गांव में जाति या लिंग के आधार पर कोई ऐसी अदृश्य दीवार तो नहीं है जो बच्चों को स्कूल आने से रोक रही है। मतलब ये सामाजिक बाधाओं को पहचानने के लिए है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि किसी खास मोहल्ले या समुदाय के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली टूल है। और दूसरा टूल कौन सा था? दूसरा टूल है विलेज एजुकेशन रजिस्टर, यानी VER। VER? हाँ, ये घर घर जाकर सर्वे करके बनाया जाता है और इसे VEC या SMC मेंटेन करती है। इसमें 0 से 14 साल के हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है। हर बच्चे का? हर एक बच्चे का। क्या वो स्कूल में नामांकित है या नहीं, कहीं उसने स्कूल छोड़ तो नहीं दिया। इससे ड्रॉप आउट और उपस्थिति पर नजर रखी जाती है। अच्छा, आपने SMC का जिक्र किया। ये SMC क्या है और परीक्षा के नजरिए से इसमें क्या खास है? SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। RTE एक्ट के तहत सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इसका होना अनिवार्य है। ओके। परीक्षा के लिए इसकी संरचना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, इसके 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होते हैं। 75%? मतलब कि ज्यादातर तो पेरेंट्स ही हैं। हाँ, असली पावर पेरेंट्स के हाथ में है। और दूसरा आंकड़ा, SMC में 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। 50% महिलाएं? जी, और बाकी सदस्यों में फिर शिक्षक, स्थानीय शिक्षाविद और चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।
ये 75% और 50% एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। समझ गई। और एसएमसी का मुख्य काम क्या है? एसएमसी का मुख्य काम है स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी एसडीपी तैयार करना। एसडीपी? हाँ, ये एक 3 साल की योजना होती है जिसमें हर साल के लिए अलग अलग सब प्लान होते हैं। ये प्लान स्कूल की जरूरतों का अनुमान लगाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या नए शिक्षक चाहिए या फिर कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो एसएमसी गांव के स्तर पर योजना बनाती है, लेकिन इस योजना को ऊपर के स्तर पर कौन देखता है और सपोर्ट करता है? मतलब ये पूरा ढांचा कैसे काम करता है? बिल्कुल, तो एक प्रशासनिक ढांचा है जो नीचे से ऊपर तक काम करता है। कैसे? सबसे नीचे गांव या स्कूल स्तर पर है एसएमसी या वीईसी। उसके ऊपर आता है क्लस्टर स्तर जहां सीआरसी होता है यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। फिर आता है ब्लॉक स्तर जहां बीईओ और बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है। और सबसे ऊपर होता है जिला स्तर जहां डीईओ बैठता है, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। एक मिनट, ये सीआरसी और बीआरसी, इनका काम क्या सिर्फ इंस्पेक्शन करना है? नहीं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। उनका काम सिर्फ निरीक्षण करना नहीं है बल्कि अकादमिक सहायता देना है, अकादमिक रिसोर्स सपोर्ट। अकादमिक सहायता मतलब वो हर महीने स्कूलों का दौरा करते हैं, शिक्षकों को पढ़ाने के नए तरीकों में मदद करते हैं, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने में सहायता करते हैं। वो एक तरह से मेंटर हैं, इंस्पेक्टर नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा फर्क है। जी। और फिर सबसे ऊपर डीईओ होता है जो सभी ब्लॉक योजनाओं को मिलाकर एक जिला योजना बनाता है, उनकी समीक्षा करता है और अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण भी करता है। ठीक है, अब थोड़ा आरटी एक्ट ऑफ फंडिंग के बारे में भी बताइए। जैसे आरटी एक्ट 2009 में एडमिशन को लेकर क्या नियम है और इस पूरे सिस्टम के लिए पैसा कहां से आता है? देखिए, आरटी एक्ट 2009 के तहत एडमिशन के 2 नियम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। पहला, कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण। हाँ, ये तो सुना है। और दूसरा है नो स्क्रीनिंग पॉलिसी। नो स्क्रीनिंग मतलब एडमिशन के लिए बच्चे या माता पिता का कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा और कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। आया है। पहले केंद्र सरकार ज्यादा हिस्सा देती थी, जैसे आईएक्स प्लान में 85.15 का अनुपात था। अच्छा। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50-50 की हिस्सेदारी है। 50-50? हाँ, और आजकल इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, जिसे EMIS कहते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। EMIS? हाँ, इसका मकसद डेटा कलेक्शन और रिसोर्स शेयरिंग है, लेकिन डिजिटल डिवाइड अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। तो सर, अब इस पूरे टॉपिक को परीक्षा के लिए जल्दी से रिवाइज करा दीजिए। मुख्य बिंदु क्या है जो हमें याद रखने ही रखने हैं? जरूर, चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। जी। सबसे पहला विकेंद्रीकरण कहां से आया? 73वें और 74वें संशोधन से। ठीक है, 73-74। दूसरा, माइक्रो प्लानिंग, ये परिवारवार समुदाय आधारित योजना है। समुदाय आधारित। तीसरा, एसएमसी की संरचना, 75% माता पिता, 50% महिलाएं, ये एमसीक्यू ट्रैप है। 75 और 50, बिल्कुल। चौथा, आरटी एडमिशन, 2 बातें, 25% आरक्षण और नो स्क्रीनिंग। 25% आरक्षण, नो स्क्रीनिंग। पांचवा, प्रशासनिक ढांचा, क्रम याद रखें, डीओ सबसे ऊपर, फिर बीईओ, फिर सीआरसी और सबसे नीचे स्कूल। ऊपर से नीचे डीईओ, बीईओ, सीआरसी, स्कूल। ठीक है। और आखिरी वित्त यानी फाइनेंस। हाँ। वर्तमान में हिस्सेदारी क्या है? 50-50। 50-50। बस इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो इस यूनिट से कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो ये था हमारी शिक्षा प्रणाली की योजना और प्रबंधन का ढांचा। जब आप सब शिक्षक बनेंगे तो आप इसी सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। तो इसे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए समझना बहुत जरूरी है। इसे दोहराते रहें। अगर इस चर्चा से आपको मदद मिली तो एजुकेशन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रेडी फॉर नेक्स्ट टॉपिक।